दोस्तों, अहमदाबाद में एक करोड़पति रहता है जिसका नाम विनय है। वह कई कंपनियों का मालिक है। उसकी हर कंपनी में कई मैनेजर काम करते हैं जो विनय के लिए पूरा काम संभालते हैं और सारा मुनाफा उसके पास लाते हैं। यानी विनय को पैसों की कोई कमी नहीं है। हालांकि वह हमेशा अपने घर पर अपने परिवार के साथ ही रहता है। उसका एक बेटा भी है जिसकी उम्र करीब 20 साल है। एक दिन सुबह वह अपने बगीचे में बैठा हुआ था, किताब पढ़ रहा था और चाय की चुस्की ले रहा था। तभी उसके बेटे का एक दोस्त उससे मिलने आता है। विनय बैठा बैठा अपने बेटे और उसके दोस्त को देख रहा होता है। तभी उसे अपने एक पुराने दोस्त की याद आ जाती है। उसके बाद विनय अचानक निर्णय लेता है कि उसे अपने उस दोस्त से मिलना है। वह घर के अंदर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि सामान पैक कर दो, हमें अपने दोस्त से मिलने जाना है। उसकी पत्नी पूछती है, कौन से दोस्त से मिलने जा रहे हो? तो विनय कहता है, मैं अपने दोस्त शिवनाथ से मिलने जा रहा हूं। यह नाम सुनते ही उसकी पत्नी तुरंत तैयार हो जाती है और कहती है, ठीक है, मैं सामान पैक कर देती हूं, हम दोनों चलेंगे मिलने। फिर वह सामान पैक करने लगती है, लेकिन तभी विनय बाहर आता है और अपने बेटे से कहता है कि वो भी तैयार हो जाए। बेटा पूछता है, पापा, कहाँ जा रहे हैं? तो विनय जवाब देता है, एक खास इंसान से तुम्हें मिलवाना है। ये सुनकर बेटा कहता है, पापा, आप ही जाइए। लेकिन विनय कहता है, नहीं बेटा, तुम्हारा मिलना बहुत जरूरी है। इसके बाद बेटा भी तैयार हो जाता है। सब लोग तैयार होकर सफर पर निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे यात्रा पूरी होती है और वे सीधे झारखंड पहुंचते हैं। झारखंड पहुंचने के बाद विनय पास के एक बैंक में जाता है और वहां से 10 से 12 लाख रुपए निकालता है। फिर वह कार में बैठकर आगे की यात्रा शुरू करता है। अब जब बेटा देखता है कि उसके पिता ने इतनी बड़ी रकम निकाली है, तो वह पूछता है, पापा, आपने इतने पैसे क्यों निकाले? ये सुनकर विनय मुस्कुराता है और कहता है, बेटा, मुझे इन पैसों की जरूरत है। किसी के ऊपर उधार है और मुझे वह चुकता करना है। ये बात बेटे को समझ नहीं आती क्योंकि उसका पिता तो बहुत अमीर है। बेटे को यह बात बिल्कुल हजम नहीं होती कि उसके पिता पर कोई उधार हो सकता है। वह पूछता है, पापा, ऐसा कैसे हो सकता है कि? विनय कार चला रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई अधूरा सपना पूरा होने वाला हो। रास्ते में जब बेटे ने पूछा कि इतने पैसे क्यों निकाले और उसने जवाब दिया कि किसी के ऊपर उधार है, तो वह सिर्फ आधी सच्चाई थी। करीब 2 घंटे बाद वे एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं। घने पेड़ों से घिरा हुआ, मिट्टी की सौंधी खुशबू से भरा हुआ एक शांत इलाका। वहां पहुंचकर विनय एक पुराने लेकिन साफ सुथरे घर के सामने गाड़ी रोकता है। बेटा हैरान होकर पूछता है, यही है वो जगह? विनय मुस्कुराकर कहता है, हाँ बेटा, यही वो जगह है जहां मेरी जिंदगी ने असली मायने सीखे थे। फिर वह घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलता है। उसके चेहरे पर झुर्रियां हैं, लेकिन आंखों में अब भी वही तेज है। शिवनाथ, वही दोस्त जिसके नाम से सबने सफर शुरू किया था। शिवनाथ विनय को देखते ही गले लग जाता है। दोनों की आंखें भर आती हैं। तू अब भी वैसे ही दिखता है विनय, और तूने तो वक्त को पीछे छोड़ दिया है शिवनाथ। बेटा ये सब देख रहा होता है, लेकिन अब भी उसे समझ नहीं आता कि ये रिश्ता इतना खास क्यों है। फिर विनय अंदर जाकर एक बैग निकालता है जिसमें वो 12 लाख रुपए हैं और कहता है, शिवनाथ, अब तू ये ले ले, ये तेरा हक है। तूने मेरे लिए जो किया था उसका एक छोटा सा कर्ज है ये। शिवनाथ मना करता है, पागल हो गया है क्या? मैंने तो दोस्ती निभाई थी, कोई सौदा नहीं किया था। यहां आता है कहानी का असली मोड़। विनय अब अपने बेटे की तरफ मुड़ता है और कहता है, बेटा, जब मैं 22 साल का था, मैं एकदम कंगाल हो गया था। मेरी पहली कंपनी डूब चुकी थी। बैंक ने लोन देने से मना कर दिया था और मैं आत्महत्या करने वाला था। उसी वक्त इस इंसान ने, शिवनाथ अंकल ने, अपना घर गिरवी रखकर मुझे 50,000 रुपये दिए थे। वो पैसे मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बने। मुझे आज जो भी मिला है वो इसी इंसान की वजह से है, और मैं नहीं चाहता कि तू बिना उसे जाने बड़ा हो, क्योंकि ये पैसा असली दौलत नहीं है। असली दौलत रिश्ते होते हैं। बेटा चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में विनय के लिए एक नया सम्मान था। शिवनाथ की आंखें भर आईं और वह कहता है, विनय, तू आज भी वैसा ही है, और इस बच्चे को देखकर लगता है कि तूने सब कुछ सही सिखाया है।
शाम हो चुकी थी। शिवनाथ ने तीनों को अपने घर में रोक लिया। मिट्टी के चूल्हे पर बनी सरसों की सब्जी और गर्मागर्म रोटियों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सब खाना खा रहे थे और पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। विनय का बेटा आरव अब तक कुछ गंभीर था, लेकिन अब उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। रात को जब सब सो गए, आरव अकेले शिवनाथ के पास बैठा और पूछ बैठा, शिवनाथ अंकल, आपने पापा की बहुत मदद की, लेकिन क्या आपने कभी फिर उनसे मदद नहीं मांगी? शिवनाथ मुस्कुरा दिए और बोले, बेटा, एक बात बताऊं, मैंने सिर्फ तुम्हारे पापा की नहीं, 3 और दोस्तों की मदद की थी, लेकिन आज तक सिर्फ विनय ही लौटा। बाकी सबने तो मुंह ही मोड़ लिया। आरव हैरान रह गया। आपने उन्हें भी पैसे दिए थे? नहीं बेटा, मैंने उन्हें सिर्फ पैसे नहीं दिए, मैंने उन्हें वक़्त दिया, भरोसा दिया, अपने बच्चों का हक तक दिया। लेकिन बदले में क्या मिला? चुप्पी और दूरी। आरव कुछ सोच में पड़ गया। अगले दिन जब विनय अपनी पत्नी और बेटे के साथ विदा लेने लगा, तो शिवनाथ ने बस इतना कहा, तेरे जैसे दोस्त हों तो जिंदगी कभी कड़वी नहीं लगती। तू आया, यही बहुत है। लेकिन जैसे ही वे गाड़ी में बैठने लगे, शिवनाथ की बेटी बाहर आती है, कविता, जिसकी उम्र करीब 19-20 साल है। सादगी और तेज उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। आरव की नजर उस पर जाती है और उनकी आंखें कुछ पलों के लिए टकरा जाती हैं। विनय गौर करता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। गाड़ी झारखंड से लौटती है, लेकिन आरव का मन वहीं रह जाता है। घर पहुंचने के कुछ दिन बाद आरव पहली बार अपने पिता से गंभीर बातचीत करता है। पापा, क्या मैं फिर से शिवनाथ अंकल से मिलने जा सकता हूं? विनय मुस्कुराकर पूछता है। कविता के लिए जा रहा है या शिवनाथ के लिए? आरव थोड़ा शर्मा जाता है। दोनों के लिए। विनय हंसते हुए कहता है, जाओ बेटा, अगर रिश्ते दिल से शुरू हों तो उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आरव झारखंड लौट आता है, इस बार अकेला, लेकिन मन में एक साफ उद्देश्य लेकर। गांव की वही मिट्टी की खुशबू, वही शांत माहौल, लेकिन इस बार उसके दिल में कुछ हलचल है। वह सीधे शिवनाथ के घर पहुंचता है। दरवाजा फिर वही, लकड़ी का पुराना, मगर आत्मीयता से भरा हुआ। शिवनाथ दरवाजा खोलते हैं और आरव को देखकर चौंकते नहीं, बस मुस्कुरा देते हैं, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि वो आएगा। आ गया तू? हाँ अंकल, इस बार खुद को समझाने नहीं, समझने आया हूं। आरव की आवाज में गंभीरता थी। उसी वक्त कविता अंदर से आती है। हाथ में मिट्टी लगे हैं, वो शायद पौधे लगा रही थी। उसकी आंखों में भी हैरानी नहीं, बल्कि एक सुकून था, जैसे उसका मन पहले से जानता था कि वो फिर मिलेगा। आरव और कविता चाय पीते हुए बात करते हैं, पहली बार खुलकर। आरव कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारा सादापन मुझे उस भागदौड़ से दूर ले गया जिसमें मैं हर दिन उलझा रहता था। मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। कविता शांत स्वर में कहती है, और मुझे ये अच्छा लगता है कि कोई पहली बार मेरी बातों को सिर्फ सुन नहीं रहा, समझ भी रहा है। दिन बीतता है। आरव शिवनाथ के साथ खेतों में भी जाता है, गांव के बच्चों से मिलते हुए स्कूल को भी देखता है, जहां वह स्थानीय लड़कियों को पढ़ाती है। उसे समझ आता है कि कविता सिर्फ साधारण नहीं, असाधारण है, जिसने कम साधनों में भी सपने पालने की हिम्मत की है। शाम को शिवनाथ आरव से अकेले में बात करते हैं। बेटा, मैं जानता हूं तू क्या सोच रहा है, लेकिन मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, न हां न ना। बस ये देखना चाहता हूं कि तू मेरी बेटी को एक इंसान की तरह देखे, किसी अमीरी गरीबी की तराजू से नहीं। आरव की आंखें भर आती हैं। अंकल, आपसे एक वादा करता हूं, कविता को कभी झुकने नहीं दूंगा और आपकी तरह हमेशा रिश्तों को पहले रखूंगा। कुछ महीनों बाद विनय और उनका पूरा परिवार फिर झारखंड आता है। इस बार किसी उधार को चुकाने नहीं, बल्कि एक रिश्ते को नाम देने। शिवनाथ के घर में हल्दी, मेहंदी और ढोलक की आवाज गूंज रही होती है। मिट्टी के आंगन में रंग बिरंगे पर्दे, फूलों की लड़ी और सबके चेहरे पर एक खास चमक होती है। आरव और कविता की सगाई होती है। एक करोड़पति का बेटा और एक छोटे गांव की लड़की, लेकिन दोनों के दिल बराबर धड़कते हैं।